अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? यस ठीक है। यस मिस। असाइनमेंट्स हो गए आप लोगों के? और टास्क नंबर जो आपका था वो भी कंप्लीट हो चुका है? 7 या अभी भी किसी का रहता है, कंफ्यूजन है कोई? ठीक है। टास्क का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थोड़ा समझ नहीं आ रहे थे। टास्क का क्वेश्चन 3 और 4, एक मिनट मैं ओपन कर देती हूँ, देख लें एक दफ़ा, बता देती हूँ मैं इसके बारे में। टास्क नंबर 3 के अंदर आपने सिर्फ ये करना था कि आपके पास एक क्या लिखा हुआ है, मॉडिफाई क्लास फॉर द क्लाइंट दैट इज ओनली शो क्लाइंट क्रिएटिंग ऑन स्क्रीन फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजिंग। ठीक है, आपके पास आपने स्टैटिक पढ़ा था कीवर्ड? यस आपने सिर्फ एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर या स्टैटिक को यूज़ करना था। ठीक है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाते आप उसके अंदर खाली लिख देते ग्रीटिंग क्लास, दैट्स इट। जैसे ही आपके पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट कॉल होता सबसे पहले लिखा हुआ आ जाता ग्रीटिंग क्लास, दैट्स इट। modifies classes that server can now broadcast messages to client। ठीक है, like exercise 1 and send individual messages to। ठीक है, आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने पास क्लासेस को। ठीक है, चेंज कर सकते हैं उसके अंदर डेटा। करना क्या था, आप अपने पास क्लाइंट वाली क्लास से इनपुट ले रहे होते और जो भी डेटा है या जो भी मैसेज है, और ब्रॉडकास्ट वाली क्लास के अंदर हम उसको खाली शो करवा रहे होते, प्रिंट करवा रहे होते। ठीक है जी, रमेशा पूछें। मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस मुझे ना आपसे बहुत स्टार्ट का एक क्वेश्चन पूछना था, आप बहुत पूछें। स्टार्ट का है। मिस वो जो आपने पढ़ाया था ना कि स्टेट और एक बिहेवियर, मिस मुझे बार बार उसमें कंफ्यूजन हो रही है, एक बार वो बता दीजिए। बहुत स्टार्ट का सवाल है मैम। ठीक है, स्टेट्स और बिहेवियर देखें। बिहेवियर आपकी ना क्लासेस का होता है। ठीक है, कि आपके पास क्लासेस का बिहेवियर की अगर बात करें तो क्लास के बिहेवियर की, लाइक आपके पास क्लासेस के अंदर क्या क्या टाइप की चीज़ें आ रही हैं वो उसका बिहेवियर होता है। ठीक है, लाइक प्राइवेट बिहेवियर है, पब्लिक चीज़ें आ रही हैं तो पब्लिक बिहेवियर हो गया, या फिर आपके पास प्रोटेक्टेड आप मॉडिफाइड करें तो वो प्रोटेक्टेड बिहेवियर की हो गई। ठीक है, ये होता है बिहेवियर। स्टेट आपके पास अगर बात की जाए तो स्टेट आपके पास ना किसी भी टाइप की हो सकती है, लाइक आपके पास उसमें एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, एक सिंपल ऑब्जेक्ट जो आप कह रहे होते हैं वो क्लास की स्टेट होती है। ठीक है, बिहेवियर्स का कोई भी कह लें कि आप एक तरह समझ लें कि क्लासेस का जो बिहेवियर है वो उनके मेथड्स, उनके वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उसके मेथड्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं क्लास मेंबर्स यानी कि क्लास के वेरिएबल्स। और स्टेट्स आपके पास इस तरह से हैं कि आपके ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी एक स्टेट है, ये इस स्टेट के अंदर जो है अपनी मेमोरी को एलोकेट कर सकता है, मेमोरी को इनिशियलाइज कर सकता है। ठीक है, ओके मैम, मैम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। जी लास्ट जब क्लास बिल्कुल एंड होने लगी तो सिर्फ आप मुझे 1 मिनट दे सकती हैं? आपने मुझे 1-2 चीज़ें पीछे की थी, वो ना कन्फ्यूजन कर रही थी, आगे जैसे आप पढ़ती जा रही थी कन्फ्यूजन हो रही थी, तो उससे 1 मिनट में आप समझा देंगी? मतलब एक आध 2 ही मुश्किल से कौन टॉपिक्स सी? हैं, छोटे-छोटे, बहुत स्टार्ट के हैं, फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी। ठीक है, आप मुझे क्लास ऑफ होने से पहले एक दफ़ा रिमाइंड करा दीजिएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम साइमन का क्वेश्चन नंबर 2 सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट अ मिनट, मैं ओपन कर रही हूँ आपकी फाइल। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये वाला क्वेश्चन। यस मैम। अच्छा, देखें,
ये क्वेश्चन आपके पास थ्योरेटिकल है, ठीक है। थ्योरेटिकल्स का मतलब ये होता है कि आपने इसका आंसर पेपर पर देना होगा। ये एक पैराग्राफ है जिसको आपने रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद आपने इसमें से कुछ आंसर के क्वेश्चंस यहाँ पे डिफाइन करने थे। इसमें से सबसे लास्ट क्वेश्चन जो था सिर्फ उसमें एक क्लास डायग्राम बनती, ठीक है। क्लास डायग्राम आपने जब अपने पास पढ़ी थी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, उसके अंदर भी किया था कि लेट सपोज कि ये मेरे पास अगर मुझे क्लास बनानी है तो इस तरह से हम उसको यूज स्क्वायर शेप में, एक रेक्टेंगल शेप में बना लेते थे एंड उसके अंदर हम सबसे पहले एक यहाँ पे लाइन डाल देते थे ताकि आपके पास ये यहाँ पे क्लास का नाम मेंशन हो रहा था। और उस क्लास के अंदर फिर यहाँ पे नीचे आके अब मैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप की चीज़ें पास करती। लेट सपोज मेरी क्लास का नाम था कोई भी पर्सन क्लास का नाम था, तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या लिखा था, पर्सन। अब उसके यहाँ पे नीचे आने के बाद अब मैं उसकी डेटा टाइप, लेट सपोज इसमें एक मेथड बना हुआ है डिटेल्स का, ठीक है, इस तरह से बना दिया और उसके आगे मैंने लिख दिया वॉइड टाइप का मेथड है। नीचे लाइन पे आती हैं कुछ क्लास के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे। लेट सपोज कि मैंने एक आईडी का वेरिएबल बनाया था int टाइप का, ऐसे लिख दिया। दैट्स इट, ये करना था इस क्वेश्चन के अंदर आपको। तो जो क्लास के अंदर वेरिएबल्स यूज़ किए थे, क्लास के अंदर मेथड्स यूज़ किए थे, सिर्फ आपने एक क्लास डायग्राम के अंदर उसको डिस्प्ले करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। इसके अलावा प्रिडिक्ट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। एट्रीब्यूट्स एंड मेथड का मतलब क्या है कि आपने इसके अंदर बताना है एट्रीब्यूट्स आपके पास क्लास मेंबर, क्लास के वेरिएबल्स का कहते हैं, कौन कौन से क्लास के इसमें वेरिएबल्स बनने चाहिए और कौन कौन से मेथड इसके अंदर बनने चाहिए, और रीज़न बता दें क्यों बनने चाहिए। दैट्स इट। शो द पर्पस एंड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को बनाने का क्या पर्पस है, क्या स्कोप है, क्या एडवांटेज होगा अगर हम ये बनाएंगे, अगर मैं ना बनाऊँ तो क्या हो सकता है एट डिसएडवांटेज, वो लिखना था आपको 1 और 2 लाइन्स हार्डली। प्रेडिक्ट द पोटेंशियल क्लासेस अंडर द स्कोप ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑल्सो एक्सप्लेन द रीज़न, ठीक है। यहाँ पे रीज़न ऑफ अजम्पशन, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये ना बी नहीं है, ठीक है, बी ये वाला होगा, उसके 4 पार्ट हैं, ई पार्ट नहीं है, 4 पार्ट है, ए बी सी डी, ठीक है, डी तक है। खैर वो मैं देख लूँगी मार्किंग करते वक्त। तो इसमें करना क्या होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे क्लासेस के नाम बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन सी क्लासेस बनेंगी और क्यों बनेंगी। यहाँ पे आपको उस क्लासेस के अंदर के क्लास के वेरिएबल्स और मेथड्स डिफाइन करने हैं। यहाँ पे आपको क्लास डायग्राम बनानी है और इस वाले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको अपने पास प्रोजेक्ट का क्या स्कोप है, क्यों बनाना है ये प्रोजेक्ट, क्या पर्पस है बनाने का, सिर्फ ये डिफाइन करना था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो अभी भी पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है, सबका हो चुका है असाइनमेंट। क्वेश्चन 1 और 3 जो थे वो आपके पास से विंडोज़ फॉर्म पे थे बनने के लिए, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन इट्स टोटली थ्योरेटिकल था। यहाँ पे लिखा हुआ है मेक श्योर योर वर्क इज़ नॉट कॉपीड विद एनीवन एल्स, ठीक है, एल्स यू लूज योर मार्क, ठीक है। ये इसलिए लिख दिया है यहाँ पे पहले से ही मैंने क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हर स्टूडेंट का डिफरेंट होगा, ठीक है। डिफरेंट इस सेंस में कि हर स्टूडेंट अपने हिसाब से क्लासेस बनाएगा, अपने हिसाब से वो ट्रिब्यूट्स यूज़ करेगा, रीज़न सबके डिफरेंट होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। और डेफिनेटली विंडोज़ फॉर्म पे आप काम करेंगे तो फिर आपकी यूआई भी एक दूसरे से अलग ही बनी हुई खुद नज़र आ रही होगी। एनी हो, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? अब यहाँ पे आ जाते हैं, आपके पास हमारा चैप्टर नंबर 8 का एक्सेस मॉडिफायर एंड इनकैप्सुलेशन। क्या ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में या स्टार्ट नहीं हुआ था? ठीक है, स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में। सही है। अच्छा, इसका एक क्विक रिव्यू करवा रही हूँ, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर हमने जब स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, हमने मॉडिफायर्स पढ़े थे। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे मॉडिफायर्स पढ़े थे कि लाइक हमारे पास कुछ यहाँ पे 5 टाइप के मॉडिफायर्स आ रहे थे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड इंटरनल और प्रोटेक्टेड इंटरनल, ठीक है। सबसे पहले हम बात की थी कि हमें मॉडिफायर क्यों चाहिए होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो मॉडिफायर्स आपके पास बिहेवियर डिफाइन कर रहे होते हैं आपके वेरिएबल मेथड्स का, ठीक है। अगर मेरे पास कोई पब्लिक टाइप का मेथड बना हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो वो मेथड आपके पास जो होगा,
वो मेथड आपके पास होगा यहाँ पे कि सारे प्रिविलेजेस होंगी, लाइक मैं कहीं पे भी उसको कॉल कर सकती हूँ इजीली, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, उसके अंदर कोई भी लिमिटेशन या बाउंड नहीं आ रहा होगा। बट अगर मेरे पास कोई मेथड प्राइवेटली डिक्लेयर है तो डेफिनेटली उस प्राइवेट मेथड होगा या वेरिएबल होगा, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ये दोनों भी हो सकते हैं। तो फिर आपके पास यहाँ पे वो सिर्फ उसकी ही क्लास के अंदर चीज़ें एक्सेस करेंगी, उस क्लास के बाहर चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकती अगर हम प्राइवेट का मॉडिफायर यूज़ कर रहे थे। सेम एज इट इज प्रोटेक्टेड था आपके पास, ठीक है। प्रोटेक्टेड में हमारे पास क्या हो रहा था कि आप विद इन अ क्लास और इनहेरिटेड क्लासेस, इट मीन्स एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, इन दोनों क्लासेस के अंदर यहाँ पे आप इजीली अपने पास जो है डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं। पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट देखा था, इनहेरिटेंस का यहाँ पे ना बहुत लिमिटेड आपने देखा था। ये प्रोटेक्टेड अगर आपको याद हो तो आपने लास्ट क्लास में जो एग्जांपल परफॉर्म की होगी अगर इसकी, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन दिस वीक टास्क, ठीक है। क्योंकि आज का जो टास्क होगा डेफिनेटली वो इन सब चीज़ों पे होगा कि आपने प्रोटेक्टेड कैसे यूज़ करना है, प्राइवेट कैसे यूज़ करना है, पब्लिक मॉडिफायर कैसे यूज़ करना है। इंटरनल और प्रोटेक्टेड इंटरनल में हम देखा था कि वो असेंबलीज जहाँ जहाँ पे आपकी होंगी जिस फाइल की, उन पे ही वर्क करेगा। हमने सिर्फ एग्जाम्पल जो परफॉर्म की थी वो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड की थी। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ गया था इनकैप्सुलेशन का, जहाँ से हमने आज स्टार्ट लेना था, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन की बात जब करते हैं तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन जो हमारे पास यूज होता है वो होता है डेटा हाइडिंग के लिए, ठीक है। कि अगर हमें अपना डेटा हाइड करना है, डेटा सिक्योर करना है, तो फिर हम अपने पास इनकैप्सुलेशन का ऊप का पिलर जो है वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी यहाँ पे डेफिनेशन भी आपके पास है। इनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. It describes the idea of bundling data and methods that work on the data within one unit. For example, a class in C#. देखें आपके पास इनकैप्सुलेशन के अंदर सबसे पहले तो एक बहुत इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल पिलर होगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, पिलर होने के साथ साथ इसकी कुछ क्वालिटीज भी हैं, वो भी डिस्कस करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आइडिया है आपके पास डेटा बंडलिंग का। डेटा बंडलिंग का आइडिया मतलब क्या है कि एक ही जगह एक साथ मेरा सारा डेटा बंडल होके रखा हुआ है। नाउ अब उस बंडल डेटा को मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक्सेस करवाना है, उनको यूज करना है एट अ टाइम जब भी मैं अपनी क्लासेस, मेथड या कोई भी चीज कॉल करूंगा। इनकैप्सुलेशन की अगर बात करें, यहाँ पे एबिलिटी टू हाइड डेटा एंड बिहेवियर दैट आर नॉट नेसेसरी टू इट्स यूजर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बिहेवियर की बात हो रही है। बिहेवियर मैंने कहा था ना कि क्लासेस हो सकते के अंदर आपके पास मेथड हो सकते हैं या वेरिएबल हो सकते हैं। तो इनकैप्सुलेशन में आप क्या करेंगे कि अपने बिहेवियर्स को हाइड कर रहे होंगे। हाइड का मतलब क्या है कि मेरे पास जो चीज़ें यूज़र को नहीं शो करवाने की नेसेसिटी है, जो चीज़ें यूज़र को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उन चीज़ों को इनकैप्सुलेशन के थ्रू हाइड कर दें। अगर इनकैप्सुलेशन की बिल्कुल इजी और वन वर्ड डेफिनेशन डिफाइन की जाए ना, तो इनकैप्सुलेशन आपके पास सिर्फ और सिर्फ डेटा हाइडिंग के लिए यूज होगा। कौन सा डेटा हाइड होगा? जो कि प्राइवेट मेंबर्स का होता है, ठीक है। प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या है कि जो आपके पास प्राइवेट वेरिएबल, क्लास वेरिएबल जिसको हम कहते हैं ना क्लास मेंबर्स, तो क्लास मेंबर कौन सा होता है? जो क्लास के अंदर वेरिएबल डिफाइन हुए हुए होते हैं, उनको हम क्लास मेंबर भी कह सकते हैं। और अगर मैंने उसके साथ प्राइवेट मॉडिफायर यूज कर लिया देन इट विल कॉल प्राइवेट मेंबर, ठीक है। प्राइवेट क्लास मेंबर कह सकते हैं या शॉर्ट में प्राइवेट मेंबर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन यहाँ पे इसलिए यूज हो रही होगी। कुछ बेनिफिट्स हैं इनकैप्सुलेशन के, पहले ये पढ़ेंगे एंड देन फिर आपके पास काम करेंगे इसकी एग्जांपल्स। प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम एक्सीडेंटल करप्शन, ठीक है। आपके पास डेटा करप्ट ना हो जाए, आपकी फाइल करप्ट ना हो जाए, इन चीज़ों से प्रोटेक्शन दे रहा होता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ द एक्सेसिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर ऑफ अ क्लास टू द कोड आउटसाइड द क्लास, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस हो जाती हैं कि एक्सेसिबिलिटी बहुत लिमिटेड लोगों को दे रहा होगा, ठीक है। स्पेसिफाई कर देते हैं कि कहाँ कहाँ डेटा जो है मुझे अपना लिमिटेड क्लासेस के अंदर लिमिटेड जगहों पे यूजेबल होगा। फ्लेक्सिबिलिटी है,
कोड के अंदर और फिर कॉम्प्लेक्स कोड जो होता है रिड्यूस हो जाता है। आपके पास ज़्यादा जो एग्जाम्पल्स होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझने में प्रॉब्लम हो रही, तो उन चीज़ों से भी आपके पास यहाँ पे प्रिवेंशन हो जाती है इजीली। लोअर कपलिंग है आपके पास ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। लोअर कपलिंग ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रही होती है, मेंटेनेबिलिटी आसान है, ठीक है। मेंटेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक दफा मैंने कोड कर दिया, ठीक है, अब उस कोड के अंदर मुझे बाद में आके चेंजेस अप्लाई करनी है, तो मेरा कोड ऐसा रीडेबल फॉर्मेट में इतना इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए कि बाद में अगर मैं उसको 1 साल बाद भी खोलूँ ना चेंज करने के लिए, तो आपके पास उसके अंदर चेंजेस अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। Encapsulation is used to restrict access to the member of a class, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं मेंबर ऑफ अ क्लास की, ठीक है। आपके पास बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देता है चीज़ों को, मेंबर्स को। इसकी छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसका थ्योरी देखेंगे। और अच्छा, यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछते हैं इसके थ्योरी के अंदर इनकैप्सुलेशन की। ये आपने पढ़ लिया वैसे अपने पास थ्योरी क्लासेस के अंदर इनकैप्सुलेशन? आई थिंक नहीं पढ़ा हमने एनकैप्सुलेशन। ठीक है, अभी क्लास का भी डेटा स्ट्रक्चर है, सॉरी, ऊप की क्लास का भी आपकी मंडे को होती ठीक है। तो आपने इस वीक क्या पढ़ा फिर अभी? है। इस वीक में क्लास नहीं होती। नहीं हुई? नो, क्यों? फिजा ने क्लास नहीं लिया। अच्छा हाँ, ठीक है सही है। हाँ, तो फिर आप लोगों के पास ये भी यहाँ तक क्लियर हो गया है कि इनकैप्सुलेशन किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अब इनकैप्सुलेशन का जो काम है वो किस तरीके से होगा, ये इसके एक एग्जाम्पल रीड आउट करके हम समझेंगे, ठीक है। बहुत आसान से एग्जाम्पल्स है, हमने डिस्कस किया था कि इनकैप्सुलेशन तब यूज होगी जब आपको प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करना होगा, ठीक है। प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास प्राइवेट स्ट्रिंग लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, एम्प्लॉय ने प्राइवेट स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है, दीज आर प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। अगर मुझे इन प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करना है तो फिर इसके लिए आप एक छोटी सी एग्जांपल परफॉर्म कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो ऑन कर लें आप सब अपने पास, मैं भी ऑन कर लेती हूँ। यहाँ तक कुछ पूछना है इनकैप्सुलेशन के अंदर, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भी डिस्कस कर सकते हैं हम। कंसोल एप्लीकेशन बनानी बिल्कुल है। कंसोल एप्लीकेशन लेनी है। देखें, ऊट के जितने भी पिलर्स होंगे ना, उन सब की एग्जाम्पल जो परफॉर्म होगी ना, वो कंसोल पे ही होगी, ठीक है। ऊट के जितने भी एग्जाम्पल जो पार्ट है, जितना भी आपके पास थियोरिटिकल ही समझने के लिए, कॉन्सेप्चुअल समझने के लिए, वो सब कंसोल पे ही होगा। लेकिन असल जो काम होता है वो तो विंडोज फॉर्म पे होता है ना, ऊप का। बिल्कुल, ऊप का जो देखें, ऊप के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके पास डेफिनेटली यूज हो रहे होंगे आपके जो विंडोज फॉर्म है, ठीक है। अब विंडोज फॉर्म पे भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऊप के कॉन्सेप्ट आपके यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इनहेरिटेंस कहाँ यूज हो रही है, आप इनकैप्सुलेशन कहाँ यूज कर सकते हैं, या फिर आपने मॉडिफायर्स अभी पढ़े हैं, तो आपने जब विंडोज फॉर्म पे अपने पास स्टार्ट में एक एप्लीकेशन बनाई थी, तो उसमें देखें खोल के कि आपने कहाँ कहाँ कौन कौन से मॉडिफायर यूज किए हैं और बाय डिफॉल्ट कौन कौन से मॉडिफायर लगे हुए आए हैं, ठीक है। तो इससे आपको खुद अंदाजा होगा कि ऊप जो है, जितने भी तक आपने कुछ पिलर्स जो पढ़ लिए हैं, वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको काफी एडवांटेज मिलेगा। जो लास्ट क्लास हमने बनाई थी उसी के अंदर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। लैब 8 के नाम से हमने इसके अंदर परफॉर्म की थी और इनहेरिटेंस, ठीक है। ये वाली एग्जाम्पल आपके पास असाइनमेंट में भी आपकी हेल्प आउट करेगी, जो आज का आपका असाइनमेंट जाएगा, ठीक है। आपके मिनट्स कब से हैं? सैटरडे। ठीक, 6 और कब तक है? सैटरडे से लेके कब तक है आपके मिनट्स? सैटरडे को
इन सारे मिड्स के आप लोगों के, उसके बाद कोई मिड नहीं होगा। मिस मिस तो क्या इस मंडे ओप की क्लास होगी? क्योंकि मिस हमारे तो मिड्स शुरू हैं। आई थिंक कि नहीं होगी। अगर मिड होगा तो फिर क्लास नहीं होगी। मैं फिर भी एक मैसेज कर दूंगी आपको GCR पे और ग्रुप पे भी व्हाट्सएप के, ताकि आप मैम लोग लैब पे तो मिड नहीं होता ना? नहीं, लैब का मिड नहीं होता। लैब का कोई मिड नहीं होता। लैब के असाइनमेंट्स होते हैं ना आपके। आपका असाइनमेंट 1 हो गया, इसी तरह एक और असाइनमेंट मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अब लेट सपोज मैंने एक क्लास बनानी है। ठीक है, आप क्लास किसी भी नाम से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसकी एग्जाम्पल को फॉलो करें तो यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है एम्प्लॉय की। ठीक है, और एम्प्लॉय की क्लास बनाने के बाद आप इसी के नीचे एंटर कर दें। यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है ID का। ठीक है, और एक वेरिएबल है मेरे पास लेट सपोज नेम का। ठीक है, ID के लिए ना मैं ID को कैपिटल में रखूँगी और नेम के लिए मैं N को कैपिटल में रखूँगी। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मैंने इन दोनों फील्ड्स को, ठीक है, फील्ड्स का लें या इनको हम क्लास मेंबर कर लें, ये मेरे क्लास मेंबर होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे अगर प्राइवेटली डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, तो ये अब क्या कहलाएंगे मेरे पास, यहाँ पे और भी लिख दें प्राइवेट मेंबर। ठीक है, ये मेरे पास अब क्या कहला रहे हैं, प्राइवेट मेंबर भी अब कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट का कीवर्ड अब मैंने मेंशन किया है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और इधर आने के बाद अब मैं यहाँ से अपने पास काम करना स्टार्ट करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक, देखें अब यहाँ पे ना आपके पास चीज़ों को गेट करना होगा और उनको सेट करना है। देखिए यहाँ पे दो मेथड्स बने हुए हैं, एक आपके पास वॉइड टाइप का है जो सेट हो रहा है, एक आपके पास गेट का मेथड है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। जब भी आप अपने पास प्राइवेट वेरिएबल्स को, दीज आर माय प्राइवेट वेरिएबल्स, ठीक है, ये मेरे पास ना प्राइवेट वेरिएबल्स है, इन प्राइवेट वेरिएबल्स को मुझे वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, हम डायरेक्टली मेन से इनको कॉल करके वैल्यू पास नहीं कर सकते, बिकॉज प्राइवेट की जो डेफिनेशन है वो हमें कहती है कि प्राइवेट वेरिएबल और प्राइवेट मेथड कैन एक्सेस ओनली विद इन अ क्लास, यानी जहाँ तक इस क्लास का स्कोप है, जहाँ तक इस क्लास की बॉडी है, वो सिर्फ वहीं तक ही एक्सेसिबल होगा, उसके आगे कोई भी एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, बस ये रिपीट कीजिएगा एक दफा। देखें हमने कहा है कि आपके पास अगर आपके पास प्राइवेट मेंबर्स हैं, ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस इन मेन क्लास। ठीक है, आगे पास जो मेन का मेथड है, प्रोग्राम की क्लास है, वहाँ पे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डायरेक्टली इनको कॉल नहीं कर सकते। कॉल ना करने की क्या वजह है, क्योंकि प्राइवेट का मॉडिफायर यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पब्लिक का मॉडिफायर होता तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर लेते। ठीक है, प्राइवेट का मॉडिफायर डेफिनेशन में कहता है कि प्राइवेट मेंबर, ठीक है, अब कोई भी मेंबर हो, क्लास के अंदर वेरिएबल हो या आपके पास मेथड हो, प्राइवेट मेंबर कैन ओनली एक्सेस विद इन अ क्लास। विद इन अ क्लास का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ इस क्लास के अंदर तक, यानी कि इस क्लास की जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही होगी, सिर्फ वहीं तक ही मैं इन दो एम्प्लॉय नेम और कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर सकती हूँ, उसके बाहर ये दोनों एक्सेसिबल नहीं होंगे मेरे लिए। ठीक है, ये कहा है हमने समझा। आफ्टर डेट अब मुझे अगर वैल्यूज़ लेनी है, देखें वैल्यूज़ डेफिनेटली यूज़र पास करता है हमेशा, और वैल्यू जब आएगी तो डेफिनेटली वो मेन से ही आएगी, या तो यूज़र अपने पास कोई इनपुट दे रहा होगा या हाउ टू रीड वैल्यू डिफाइन कर रहा होगा, तो वो काम कैसे होगा फिर कि मैंने ये, मेरे पास पैरामीटर है जहाँ जिसकी वैल्यू मेरे पास कौन उठा के ला के दे रहा होगा, मुझे यूज़र। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि ये जो वैल्यू इस पैरामीटर में आ रही होगी वो वैल्यू उठ के आ रही होगी यूजर से। ठीक है, लेट सपोज यूजर ने नेम में कोई भी नाम डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा कि जो मेरे पास यूजर ने नेम दिया है वो मैं अपने प्राइवेट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकती हूँ, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल जो है वो विद इन अ क्लास तो एक्सेसिबल है। तो मैंने ये वाला नेम जो यूजर ने मुझे यहाँ से पास किया था वो नेम उठाया और उठा के यहाँ पे लाके एम्प्लॉय में पास कर दिया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में, दिस इज माई स्टेप नंबर 1, या समझ सकते हैं आपका स्टेप 1 था, एक काम हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे कि अब आपको
यहाँ पे क्या है, गेट नेम, एम्प्लॉय का गेट नेम है, ठीक है। गेट नेम किस तरह से होगा कि जो नेम यहाँ पे आके स्टोर हुआ है वो नेम मुझे यहाँ से उठाना है और यहाँ पे लाके अपने पास रिटर्न कर देना है। रिटर्न का मतलब क्या है कि मेरे पास इसको रिटर्न कर दो। कहाँ कर दो, मेन के मेथड में ये वाला रिटर्न हो जाएगा और हम वहीं मेन के अंदर ही इसको मेथड को प्रिंट भी करवा लेंगे। तो जो भी वैल्यू रिटर्न में आई होगी यहाँ सेट से उठ के वो वहाँ पे आके प्रिंट हो रही होगी, ठीक है। ये स्टेप क्लियर समझ में आता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो इधर से उठ के आई और ये वाली वैल्यू हमने कहाँ कर दी, रिटर्न डायरेक्टली मेन में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिटर्न टू मेन एंड प्रिंट, ठीक है। तो वहीं पे जाएगा, रिटर्न मेन के पास होगा और मेरी वैल्यू वहीं पे प्रिंट भी हो जाएगी कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, एक दफ़ा और मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। सुमेरा क्लियर है आपको? यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके पास हमने एक मेथड बनाया है सेट एम्प्लॉय के नेम से, ठीक है। ये मेथड का नाम है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही वाला मेथड मेरे पास हमेशा बनेगा। अब करना क्या है, इस सेट एम्प्लॉय नेम के अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। ये पैरामीटर आप पास चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पैरामीटर में वैल्यू यूज़र से आ रही होगी या मेन से आ रही होगी, ठीक है। मेन के अंदर यूज़र से आप इनपुट ले लें, नहीं तो हार्ड कोडेड वैल्यू पास करनी है, हार्ड कोडेड वैल्यू पास कर दें आप। वैल्यू लेने के बाद आपने ये वैल्यू उठा के कहाँ भेज देना है, अपने प्राइवेट मेंबर के पास, ठीक है। प्राइवेट मेंबर के पास भेज दिया और एक और मेथड बनाया गेट एम्प्लॉय। ये सेट था और ये गेट है। गेटर और सेटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है आपके पास कि अगर मुझे प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करना है देन आई हैव टू मेक टू मेथड, वन फॉर द गेट एंड सेकंड वन फॉर द सेट। सेट का मतलब क्या है, यूजर से वैल्यूज को लेना, और गेट का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आ गई है उसको गेट करके मेन में भेज देना ताकि वो प्रिंट कर सके, ठीक है। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो एम्प्लॉय नेम की वेरिएबल में स्टोर होगी। ये वाला मेथड जो है गेट एम्प्लॉय नेम का, इस मेथड के अंदर हमने सिर्फ क्या किया है, रिटर्न टाइप का मेथड बनाया था, इसीलिए ताकि हम यहाँ से रिटर्न कर सके स्ट्रिंग को डायरेक्टली। ये एम्प्लॉय नेम जो है वेरिएबल जहाँ पे वैल्यू अभी आई थी वो यहाँ पे पास हुई और ये क्या कर देगा, रिटर्न टू मेन एंड प्रिंट, मेन के मेथड में रिटर्न करेगा और वहीं पे आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं इजीली, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये काम अभी हमें नेम के लिए किया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आके ज़रा इसको पहले कोड भी कर लेती हूँ साथ साथ, ताकि आगे पास ये चीज़ जो है क्लियरली डिफाइन हो जाए कि यहाँ तक जो है समझ आया है कि नहीं आया है, ठीक है। यहाँ तक किसी को अभी भी कुछ पूछना तो पूछ ले, वरना हम सब कोड करना स्टार्ट कर देंगे। अपने पास विजुअल स्टूडियो पे आ जाएं, ठीक है। विजुअल स्टूडियो पे आने के बाद हमारे पास एक क्लास थी एम्प्लॉय की, इसके अंदर दो प्राइवेट वेरिएबल्स मैंने बनाए हुए, एक आईडी का है और एक नेम का है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे नेम के लिए काम करना है तो हमारा जो मेथड का बिहेवियर है वो कौन सा है, पब्लिक वॉइड टाइप का एक मेथड बना दिया मैंने सेट नेम के नाम से। इसके अंदर हमने इस तरह से इसकी बॉडी ओपन कर दी। आई नीड टू टेक वन पैरामीटर है यार, जिसका नाम मैंने कह दिया एन। ये मेरा अपनी मर्जी से वेरिएबल है। मैंने कहा यहाँ पे आके कि नेम जो कि मेरे पास प्राइवेट वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है कौन सी, एन की। एन में वैल्यू कहाँ से आएगी, जो यूजर या मेन से हम पास करवाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आके मैं एक और मेथड बना रही हूँ पब्लिक स्ट्रिंग टाइप का, जो कि मेरे पास क्या करेगा, गेट नेम एंड देन दिस, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब हम क्या कर रहे होंगे, रिटर्न टाइप का मेथड बनाया है, इनके स्ट्रिंग टाइप है, वॉइड टाइप का नहीं है। वॉइड टाइप के अलावा कोई भी टाइप का मेथड होगा तो रिटर्न टाइप का मेथड होता है। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, सिंपल आपने रिटर्न लिखा और मैंने नेम पास कर दिया जो कि मेरे पास ये वाला वेरिएबल था, दैट्स इट। यहाँ से वैल्यू गेट होगी, यहाँ से आगे पास जो भी यूजर दे रहा होगा वैल्यू आपको यहाँ से एन में आएगी और एन से आके
आप यहाँ पे उसको स्टोर कर लेंगे। आफ्टर दैट स्टोर करने के बाद यहाँ पे आएंगे और फिर इसके अंदर हम अपने पास ये वाली वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ये काम सिर्फ मैंने अभी किया है किसके लिए, नेम के लिए। सेम काम आप आईडी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। आईडी के लिए भी कैसे होगा, पब्लिक वाइड, लेट सपोज मैंने कह दिया सेट आईडी, ठीक है। यहाँ पे इसके पैरामीटर्स बना लिए और मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया आई के लिए, ठीक है, आईडी के लिए। यहाँ पे आके आपने सिंपल लिखा id इज इक्वल टू आई, इनके आई में जो भी वैल्यू आ रही होगी यूजर से वो यहाँ पे आके स्टोर कर दीजिएगा अपने प्राइवेट फील्ड के अंदर। उसके अंदर हमने किया पब्लिक स्ट्रिंग सेट आईडी, अच्छा गेट आईडी कर लेंगे यहाँ पे अपने पास। गेट आईडी करने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न। और रिटर्न में हम सिंपल क्या पास कर देंगे, अपने पास अपना प्राइवेट वेरिएबल, ठीक है, दैट्स इट। ये काम मेरे पास मेरी क्लास का खत्म हो गया। देखिए दिस का कीवर्ड तब लिखना जरूरी होता है जब मेरा ये वाला वेरिएबल जो मेरे पास क्लास मेंबर है और मेरे पास पैरामीटर वाला वेरिएबल सेम होता। देखिए अब दोनों जगह पे वैल्यू नेम सेम, यहाँ पे भी नेम है, यहाँ पे भी सेम है। नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन कि मैंने जो ये नेम लिखा है कौन सा वाला है, वेरिएबल वाला है या क्लास जो पैरामीटर वाला है, यानी कि या फिर क्लास मेंबर वाला है, ठीक है। ये खुद कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। वार्निंग दे रहा है ग्रीन कलर से, वार्निंग assignment made to same variable, did you mean to assign something else। ऐसी सिचुएशन में जब दोनों जगहों पे नाम हम सेम पास कर दें देन यहाँ पे आप क्या लगाते हैं, दिस डॉट। दिस डॉट का मतलब क्या है कि मेरे पास जो ये वाला नेम है हाईलाइट हुआ नजर आ रहा होगा आपको ग्रे कलर से कि ये नेम जो है कौन सा वाला आ रहा है मेरे पास, जो मेरे पास क्लास मेंबर है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो देखिए हाईलाइट हुआ नजर आ रहा है कि ये वाला है। तो दिस जो है वो रेफरेंस दे रहा होता है, रेफर कर रहा होता है करंट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो जब सेम नेम हो तो आप डेफिनेटली यूज करें, अदरवाइज उसके अलावा अगर आप यूज कर रहे हैं तो इट्स अप टू यू, कर सकते हैं, मना नहीं है। बट बात वही है कि फिर आपको अपने पास जो है देखना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सी चीजें पास कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, मेरे पास एक गेट आईडी, अच्छा देखें आईडी मेरे पास इंटीजर टाइप होगी तो यहाँ पे हमने इंट लिख दिया है, ठीक है। ये दोनों का आपके पास सिर्फ इतना ही काम था जो आपकी क्लास के अंदर का खत्म हुआ। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि मेन के अंदर जाएंगे अब, ठीक है। मेन क्लास में आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास मेन की क्लास आ गई जहाँ पे आज काम करना है। जो ऊपर वाली एग्जांपल्स हैं वो लास्ट क्लास वाली हैं, ठीक है, जो हमने सिक्स सेशन की लास्ट क्लास में एग्जांपल्स की थी। जी जी मिस हाँ हाँ बोलिए। अच्छा इसके बाद आपके पास यहाँ पे आके अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना ले, एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और यहाँ पे आके आपने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। मिस जी बोलें। मिस वो आप ये कोड एक बार शेयर कर देंगी फिर से? कौन सा वाला, जो लास्ट क्लास वाला है? यस मिस। ये मैं फाइल शेयर कर दूंगी आपके GCR पे, ठीक है। नहीं मिस, ये अभी आप शेयर करते हैं वो लिख रहे हैं ना इस वजह से। अच्छा अभी कर रहे हैं तो अभी एक मिनट रुके, मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ। चलें ये अभी कर लें पहले यहाँ तक, फिर मैं आपको दे दूंगी, ऊपर करवा दूंगी, कर लें आप। मिस यहाँ तक कर लिया है? तो बस यहीं तक ही था, अब जो कोड होगा वो मैं अभी करवाऊंगी। जो ये ऊपर कमेंट्स हुए हैं ना, ये आपने लास्ट क्लास में जो अपने पास सेशन 8 का जो हाफ पार्ट पढ़ लिया था, ये उसकी एग्जांपल्स हुई हुई ऊपर, तो मैं उसी में ही कंटिन्यू करूँगी। मैम थोड़ा सा नीचे करें, एक लाइन रह गई। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आप ऊपर आ जाए, ठीक है। एम्प्लॉय के बाद आपने लिखा ई डॉट, अच्छा अब आपकी मर्जी है, आप यहीं पे लिख दें ई डॉट, और यहाँ से मैंने लिखा गेट आईडी, ठीक है, और आईडी के लिए राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। यहाँ पे सबसे पहले गेट आईडी करने से पहले हम करेंगे सेट आईडी, ठीक है। सेट आईडी इसलिए करा है ताकि मैं यहाँ पे अपने पास जो है
यूजर से वैल्यू ले सकूं या यहाँ पे अपने पास कोई भी आईडी डिफाइन कर सकूं। 100 या 1011 मेरी आईडी हो गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड गुड मोशन, यहाँ पे आपके पास सेकंड स्टेप पे क्या हो जाएगा, ई डॉट गेट आईडी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से गेट कर ली आईडी अपनी, ठीक है। सेट आईडी में वैल्यू सेट कर दी और गेट में आप वैल्यू पास करेंगे। कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर चाहें तो ये पूरी लाइन आप एज इट इज प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज अपने पास कॉन्केटिनेट करवा के साथ में, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी इसके लिए इसी तरह सेम काम अब आपके पास होगा नेम के लिए भी। सबसे पहले आपने लिखा ई डॉट सेट नेम, ठीक है। सेट नेम के लिए आपके पास यहाँ पे आप नेम पास कर दें, स्ट्रिंग टाइप का वो आपसे पैरामीटर मांग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने एक नेम सेट कर दिया और यहाँ पे आके आपने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और इसके अंदर आपने एम्प्लॉय का इस कॉन्केटिनेट कर दें और आपने लिखा ई डॉट गेट नेम, ठीक है। ये आपके पास दोनों मेथड्स कॉल हो जाएंगे इस तरह से। अब आप इसको रन कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये दोनों चीज़ें आ गई, एम्प्लॉय का नेम भी आ गया और ये भी। इन शॉर्ट हमने यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस किया है। अजान हो रही है, वेट करें।